ऐसे समय में जब विशेषज्ञ वॉशिंगटन और यरूशलेम के बीच हर असहमति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वे या तो बड़ी कहानी को नजरअंदाज कर रहे हैं या जानबूझकर उसे छुपा रहे हैं। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग पहल कहा जाता है, जिसे सेक्शन 224 के नाम से भी जाना जाता है। और आप ये नाम सुनने वाले हैं, याद रखिए, सेक्शन 224। ये भले ही खबरों में छाया न हो, लेकिन अगर कांग्रेस अगले 2 हफ्तों में सेक्शन 224 को कानून बना देती है, तो ये अमेरिका इजराइल संबंधों के इतिहास में कम से कम पिछले 50 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक बन सकता है। तो असल में यहाँ हो क्या रहा है? क्या अमेरिका इजराइल के बीच दरार बढ़ रही है, या फिर क्या हम एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं, जिसमें इजराइल अमेरिकी समर्थन पाने वाले देश से बदलकर अमेरिका के सबसे रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारों में से एक बन रहा है? ट्रू ईस्ट पर मेरे साथ जुड़िए, जहां हम गहराई से पड़ताल करेंगे। हम एक दिलचस्प मेहमान को बुलाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। सालों से इजराइल और अमेरिका के रिश्ते की रीढ़ वो समझौता ज्ञापन रहा है जिसे प्रसिद्ध MOU कहा जाता है, जो इजराइल को हर साल लगभग 3.8 अरब डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान करता है। जैसा कि हमने इस पॉडकास्ट में चर्चा की, वो ढांचा एक अलग दौर में बना था। आज युद्ध की प्रकृति बदल रही है और इजराइल अब वो देश नहीं रहा जो 10 साल पहले था। अब सैन्य शक्ति सिर्फ टैंक, लड़ाकू विमान और विमानवाहक पोतों से नहीं आंकी जाती। अब ये तेजी से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वायत्त प्रणालियों, साइबर क्षमताओं, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, उन्नत निर्माण तकनीकों और अपने विरोधियों से तेजी से नवाचार करने की क्षमता से आंकी जा रही है। कई क्षेत्रों में इजराइल दुनिया के प्रमुख रक्षा तकनीकी नवप्रवर्तकों में उभरा है। वास्तव में पिछले 2 दशकों में इजराइल ने दुनिया की मिसाइल रक्षा प्रणालियों में अग्रणी भूमिका निभाई है। इजराइल ने साइबर क्षमताओं में अग्रणी भूमिका निभाई है। इजराइल ने इंटेलिजेंस फ्यूजन, ड्रोन तकनीकों और युद्ध क्षेत्र अनुकूलन में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। पिछले 3 वर्षों के युद्ध के दौरान ही इजराइल असल में आधुनिक युद्ध के लिए दुनिया की प्रयोगशाला बन गया है। जबकि वो हमास, हिजबुल्ला, हूती, ईरानी प्रॉक्सी और यहां तक कि खुद ईरान का भी सामना कर रहा है। इजराइल में जो सबक सीखे गए हैं, अब उन्हें दुनिया भर की सेनाएं अध्ययन कर रही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका भी अपवाद नहीं है। धारा 224 उस वास्तविकता को स्वीकार करती हुई प्रतीत होती है। सिर्फ सहायता स्थानांतरित करने के बजाय कांग्रेस एक ऐसा ढांचा तलाश रही है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के बीच सहयोग को इस तरह गहरा करे जैसा कि उसका किसी अन्य देश के साथ कोई समझौता नहीं है। ये सिर्फ बड़े चेक देने की बात नहीं है, ये साथ मिलकर चीजें बनाने की बात है। ये साथ मिलकर तकनीकों को विकसित करने, प्रणालियों का निर्माण करने और सबसे महत्वपूर्ण बात, इजराइल और अमेरिका को भविष्य के युद्धों के लिए एक साथ तैयार करने की बात है। अभी अमेरिका का ध्यान चीन के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित है और वॉशिंगटन समझता है कि 21वीं सदी की निर्णायक प्रतिस्पर्धाएं जितनी सैन्य होंगी, उतनी ही तकनीकी भी होंगी। और यहाँ ठीक इसी बिंदु पर इजराइल उस समीकरण में कुछ अनोखा लेकर आता है। इजराइल नवाचार, तेज अनुकूलन और युद्ध अनुभव के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें कोई भी पश्चिमी शक्ति बराबरी नहीं कर सकती। इजराइल विचारों को तेजी से संचालन योग्य क्षमताओं में बदल सकता है, जो हमें मुख्य सवाल तक लाता है। क्या सेक्शन 224 सिर्फ एक और रक्षा सहयोग समझौता है, या हम अमेरिका इजराइल संबंधों में एक बुनियादी रूप से नए चरण की शुरुआत देख रहे हैं, जो सहायता से आगे बढ़कर एक सच्चे रणनीतिक तकनीकी गठबंधन की ओर जाता है? अगर आज से 10 साल बाद पीछे मुड़कर देखें, तो क्या इतिहासकार सेक्शन 224 और इस पल को बदलाव की शुरुआत मानेंगे? अब हमें इसे समझने में मदद चाहिए, और इसके लिए मुझे जिन सबसे महान तकनीकी और इजरायली सैन्य विशेषज्ञों में से एक की जरूरत है, उनकी मदद चाहिए। उनका नाम नित्जान डेविड फुट्स है। नित्जान राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिकार और अर्गमन संस्थान के वरिष्ठ शोधकर्ता हैं। नित्जान ने युद्ध के भविष्य, सैन्य तकनीक, ऊर्जा सुरक्षा और इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बदलते रणनीतिक संबंधों का वर्षों तक अध्ययन किया है। जब पर्दे के पीछे का हाल जानना हो, मैं नित्जान को फोन करता हूं।
वो इज़राइल के सबसे दूरदर्शी लोगों में हैं, जिन्होंने बताया कि सैन्य शक्ति, अर्थशास्त्र, तकनीक और भू राजनीति मिलकर हमारी दुनिया को आकार दे रहे हैं। निज़ान एक शानदार पॉडकास्ट के संस्थापक और होस्ट भी हैं, जो हिब्रू भाषा में है और जिसका नाम है हमिश्चक हागाडोल, यानी द ग्रेट गेम। अगर आप हिब्रू जानते हैं तो मैं इसे सुनने और शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। ये इज़राइल का प्रमुख भू राजनीतिक पॉडकास्ट है और 2016 में लॉन्च होने के बाद से निज़ान ने इसे रणनीतिक विश्लेषण के लिए एक अग्रणी मंच बना दिया है। हजारों श्रोताओं, जिनमें मैं भी हूं, की मदद करते हुए वैश्विक घटनाओं की गहरी ताकतों को समझने में, चाहे महाशक्ति प्रतिस्पर्धा, रक्षा नवाचार, ऊर्जा बाजार, आपूर्ति श्रृंखला या राष्ट्रीय सुरक्षा हो। निज़ान, मैं सीधे मुद्दे पर आना चाहता हूं। तो आखिर सेक्शन 224 क्या है और ये वॉशिंगटन डीसी में इतना हंगामा क्यों मचा रहा है? सेक्शन 224 रक्षा सचिव को कांग्रेस की ओर से यह आदेश देता है कि वे तकनीकी क्षेत्र में अमेरिका इजराइल रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाएं, तेज करें और समन्वित करें, और यह भी मांग करता है कि रक्षा सचिव इन गतिविधियों के लिए एक विशेष एजेंट नियुक्त करें। और रक्षा सचिव से यह भी कहा गया है कि वे सबसे पहले रक्षा सहयोग के लिए नियामक ढांचा तैयार करें और साथ ही दोनों देशों के बीच क्वांटम, स्वायत्त प्रणालियां, एंटी ड्रोन युद्ध जैसी विभिन्न तकनीकों में संभावित सहयोग की तलाश करें। और यह भी रक्षा सचिव से कहता है कि वे वर्तमान या भविष्य के अमेरिकी प्लेटफॉर्मों के लिए किसी भी प्रासंगिक इजरायली तकनीक की तलाश करें। और इस अनुभाग का अंतिम हिस्सा यह स्पष्ट रूप से बताता है कि रक्षा सचिव के पास उस अनुभाग को लागू करने की योजना कांग्रेस के सामने पेश करने के लिए 180 दिन होंगे, और उस क्षण से हर साल कांग्रेस को अमेरिका इजराइल तकनीकी सहयोग की प्रगति पर एक रिपोर्ट मिलेगी। और हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो है तकनीकी सहयोग, जिसमें विचार से लेकर तकनीकी अनुसंधान और औद्योगिक निर्माण तक सब कुछ शामिल है। मतलब ये किसी भी वर्तमान या भविष्य के हथियार प्रणाली की पूरी वैल्यू चेन है। इजरायली और अमेरिकी वैज्ञानिक मिलकर काम करने वाले हैं, ये मुख्य और महत्वपूर्ण बातों में से एक है। इस सेक्शन की मुख्य बात इजराइल और अमेरिका के बीच जानकारी साझा करने की प्रक्रिया को तेज करना और अनुमति देना है। एक साथ प्रोटोटाइप बनाना, एक साथ जमीन पर परीक्षण करना, असली फायर टेस्टिंग करना और निश्चित रूप से अंत में रक्षा औद्योगिक आधार का एकीकरण करना। तो ये एक बहुत व्यापक दायरे वाला सेक्शन है और इसका उद्देश्य सिर्फ कानून बनाना ही नहीं बल्कि उसे लागू करना भी है। ये सेक्शन इस बारे में बहुत स्पष्ट है। तो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो हर सुबह उठेगा और हर शाम सोएगा। कोई व्यक्ति पेंटागन या रक्षा विभाग, या जिसे अब युद्ध विभाग कहा जाता है, में बैठा होगा, जिसका पूरा काम इसे आगे बढ़ाना होगा। क्या अब तक ऐसा कोई था? नहीं। अब तक इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सहयोग था, तकनीकी सहयोग था। कुछ कार्यक्रम है, सबसे प्रसिद्ध है मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, लेकिन कभी भी ऐसा सिस्टम नहीं था, या ज्यादा सही कहें एक रेगुलेटरी सिस्टम नहीं था जो व्यापक स्तर पर सहयोग की अनुमति दे सके। हर मामले में वो खास तौर पर उसी तकनीक या उसी सहयोग चैनल के लिए था। और हमारे पास पेंटागन में कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका काम अमेरिका इजराइल तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाना हो। और एक बार फिर आखिरी बात, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, अब से जिस पल ये कानून बनाया जाता है 2030 तक रक्षा सचिव हर साल कांग्रेस को एक रिपोर्ट देंगे। वो इसे कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, तो सिर्फ श्रोताओं के ध्यान देने के लिए इसका मतलब ये है कि अगर
भगवान न करे ट्रंप के प्रशासन के बाद कोई और भी ज्यादा शत्रुतापूर्ण प्रशासन आ जाए, तब भी उसे कांग्रेस को यह रिपोर्ट देनी होगी कि वो उस आदेश को कैसे आगे बढ़ा रहा है जो कांग्रेस ने रक्षा विभाग को दिया था। तो भले ही हमारे पास कोई शत्रुतापूर्ण राष्ट्रपति हो, आखिरकार ये कांग्रेस के नियंत्रण में है और वास्तव में यह कानून बन चुका है, तो रक्षा विभाग को इस तरह के सहयोग को आगे बढ़ाना ही होगा। बिल्कुल सही। सेक्शन 224 एनडीएए 2027 का हिस्सा है, 2027 का। तो ये आदेश का हिस्सा है और ये उस फंडिंग से जुड़ा हुआ है जो कांग्रेस रक्षा विभाग को देती है। बिल्कुल वही है, ये कांग्रेस और कांग्रेस का आदेश है और इसकी निगरानी कांग्रेस द्वारा की जाएगी और इसका व्हाइट हाउस से किसी भी तरह कोई संबंध नहीं है। अब ट्रंप प्रशासन और इजरायली सरकार दोनों के लिए चुनौती ये होगी कि वे 2028 के अंत तक जितना संभव हो सके उतने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि कोई भी नई सरकार सबसे पहले उन गतिविधियों को विरासत में पाए, और अगर वह उन्हें धीमा करने की कोशिश करती है तो कांग्रेस को इसके बारे में पता चल जाएगा। और दूसरी बात, आप पहले से ही भविष्य की परियोजनाओं में इजरायली तकनीक को शामिल करना चाहेंगे, ताकि कोई भी और अधिक शत्रुतापूर्ण सरकार को अमेरिकी जनता को यह समझाना पड़े कि वो सिर्फ इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिकी तकनीकी श्रेष्ठता को क्यों खतरे में डाल रही है या नुकसान पहुंचा रही है। मैं चाहता हूं कि हम इसमें गहराई से जाएं। अभी वामपंथियों और कुछ कट्टरपंथी दक्षिणपंथियों का आरोप है कि अमेरिका इजराइल को फंडिंग और सैन्य सहायता दे रहा है, जबकि अब इसकी जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने करीब 10 साल पहले कहा था कि वे इजराइल की अमेरिका पर वित्तीय निर्भरता घटाकर साझेदारी बढ़ाना चाहते हैं। क्या ये अब उस दिशा में पहला बड़ा कदम है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इससे अमेरिका और इजराइल के रक्षा सहयोग को ये मौका मिलेगा कि अब अमेरिका इजराइल को अमेरिकी हथियार खरीदने के लिए डॉलर देने के बजाय अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ऐसे तकनीकी कार्यक्रमों को वित्त पोषित करे जो दोनों के लिए प्रासंगिक हो। एक बार जब आपके पास ये नियामक ढांचा आ जाता है, एक बार जब ये कानून पास हो जाता है, अमेरिका और इजराइल अपने मौजूदा रक्षा सहयोग को पैसे देने से आगे बढ़ाकर दोनों को जरूरत वाले हथियार प्रणालियों के संयुक्त विकास की ओर ले जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले यित्ज़ाक, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। ये ख्याल मुझे आपके पॉडकास्ट द बिग गेम द ग्रेट गेम सुनते समय आया, और मैंने 224 के बारे में पहले भी सुना था, लेकिन आपने इस हफ्ते अपने एस्प्रेसो में इसे गहराई से समझाया, जिसमें आप खास विषयों के जवाब देते हैं। मैं तो हैरान हूं, यहां तक कि ऑनलाइन देखकर भी। मैंने आज जॉन स्पेंसर को देखा, जो बेहतरीन है। उन्होंने भी इसका जिक्र किया। ये हर इजराइल के अखबार की पहली खबर कैसे नहीं है? मेरा मतलब है, ये तो एक बहुत बड़ी घटना है। हमें दो जवाब चाहिए। सबसे पहले, मुझे नहीं लगता कि इस धारा को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका मीडिया का ध्यान आकर्षित करना है। मुझे लगता है जिसने भी इसे अंदर रखा वो शायद चाहता था कि ये नजर से बचा रहे। अब ये सामने आ चुका है और हम देख रहे हैं कि वामपंथ के कुछ हिस्से इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे अमेरिका इजराइल संबंधों के भविष्य की अहमियत समझते हैं। दूसरी बात, इजरायली मीडिया के बारे में कहूं तो ये अच्छी खबर है। इजराइल में हम अच्छी खबरें जनता तक नहीं पहुंचने देते। भगवान न करे ऐसा हो। आशावादी होना चाहिए। ये विडंबना है ना? गैलप पोल्स के मुताबिक इजरायली आबादी को अक्सर दुनिया की सबसे आशावादी आबादियों में गिना जाता है। लेकिन सोचिए, अगर मीडिया और भी आशावादी होता, तब तो आप जानते हैं, हम नंबर 1 होते। हाँ, अब मुझसे अमेरिका के नजरिए से बात कीजिए। ये अमेरिका के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? संयुक्त राज्य अमेरिका इस समय चीन के साथ एक भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में है। चीन एक करीबी प्रतिस्पर्धी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछले 100 वर्षों में ऐसा कोई दूसरा देश नहीं देखा है जो आकार, आर्थिक और भौगोलिक दृष्टि से उसके समान हो।
और इतनी उन्नत तकनीक के साथ। और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस प्रतिस्पर्धा को निश्चित रूप से जीतने का एकमात्र तरीका है। जो रोष दोषी बाइडेन प्रशासन के तहत चीन फाइल के प्रभारी ने कहा वो है मित्र देशों का पैमाना। अमेरिका सहयोगियों का उपयोग खुद को मजबूत करने में कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका बस एक बात कहना चाहता है। रोशे दोषी के बारे में दिलचस्प बात यह है कि जो भी उन्हें नहीं जानता वो इतने अच्छे हैं कि ट्रंप प्रशासन भी उनका हवाला देता है, अगर मैं गलत नहीं हूं। हाँ, रश दोषी प्रमुख चीन विशेषज्ञ हैं और फिलहाल CFR में चीन कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं। बहुत दिलचस्प इंसान है। उनकी एक बेहतरीन किताब है जिसका नाम है द लॉन्ग गेम, जो चीन लंबी प्रतिस्पर्धा और अमेरिका के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। ये अविश्वसनीय है, सच में अविश्वसनीय है। आपने मुझे इसे पढ़ने की सलाह दी थी और ये डरावनी भी है और इसने मेरी पूरी सोच बदल दी। हाँ, तो फिर से आप कह सकते हैं कि सेक्शन 224 बाइडेन प्रशासन द्वारा निर्धारित रणनीतिक तर्क पर आधारित है, जिसमें सहयोगियों की सामूहिक क्षमता भी शामिल है। और जब संयुक्त राज्य अमेरिका अपने सहयोगियों को देखता है तो उसके पास बहुत सारे सहयोगी हैं, लेकिन वास्तव में उसके पास लगभग कोई नहीं है जो सैन्य रूप से सक्षम हो और इजराइल के अलावा उन्नत तकनीकी बढ़त भी रखता हो। मेरा मतलब है संयुक्त राज्य अमेरिका के पास कई बेहतरीन आर्थिक सहयोगी हैं जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे जर्मनी या जापान, लेकिन उनमें से किसी के पास भी वो सैन्य अनुभव, सैन्य क्षमता, तकनीकी क्षमता और तकनीकी अनुभव नहीं है जो इजराइल के पास है। और जब लोग ये देख रहे हैं कि आखिर इजराइल को सेक्शन 224 क्यों मिल रहा है, क्योंकि इजराइल मेरी समझ में शायद एकमात्र ऐसा प्रासंगिक अमेरिकी सहयोगी है जो पहले दिन से ही ऐसा ज्ञान और अनुभव ला सकता है जो हमें सीधे तौर पर मजबूत कर सकता है। तकनीकी श्रेष्ठता और अमेरिकी हथियार प्रणालियों में सुधार। एक सेकंड के लिए नीचे स्क्रॉल करते हैं। आपको कौन सी इजरायली तकनीकों के बारे में लगता है कि अमेरिका उन्हें हासिल करने की कोशिश कर रहा है? मैं नकारात्मक नहीं कह रहा, लेकिन अमेरिका देखता है कि इजराइल के पास बेहतरीन खुफिया जानकारी है और वो 7 सेनाओं से लड़ रहा है, जिनमें से कुछ के खिलाफ वो अमेरिका के साथ मिलकर लड़ रहा है। क्या आपको लगता है अमेरिका शुरू से ही इजराइल के साथ क्या विकसित करना चाहता है? सबसे पहले शायद उन्नत लेजर हथियार या निर्देशित ऊर्जा हथियार। इजराइल पहला देश है जिसने ऑपरेशनल सिस्टम मदन अव या आयरन बीम तैनात किया है। आयरन बीम निर्देशित ऊर्जा हथियारों और साइबर सुरक्षा में इजराइल हमेशा अग्रणी रहा है और इन क्षेत्रों में उससे सीखा जा सकता है। एडवांस्ड एवियोनिक्स की प्रगति जो फिलहाल सिर्फ F-35 के लिए है, और साथ ही भूमिगत और सुरंगरोधी युद्ध तकनीक जिसे इजराइल ने विकसित किया है और गाजा में इस्तेमाल किया है, और शायद संयुक्त विकास भी, चाहे वो AI में हो, क्वांटम कंप्यूटर में या स्वायत्त प्रणालियों में। इसमें इजराइल के पास अभी बढ़त नहीं है, लेकिन उसके पास मानव संसाधन है और दोनों देश संयुक्त प्रयासों से लाभान्वित होंगे। तो अमेरिकी नजरिए से उन्हें इजरायली नवाचार, युद्ध क्षेत्र अनुभव और अत्याधुनिक तकनीक मिलती है। मेरा मतलब है, आमतौर पर मैं यही कहूंगा कि इजराइल को जो मिल रहा है वो एक ऐसा वित्तीय साझेदार है जो हमसे 100 गुना या जितना भी बड़ा है उतना बड़ा है। इजराइल को इस सौदे से क्या लाभ है? सबसे पहले संयुक्त विकास के लिए वित्तीय सहयोग और वित्तीय समर्थन मिल रहा है। दूसरी बात, अमेरिका की तकनीकी श्रेष्ठता सुनिश्चित करना, और मैं ये ना तो व्यंग में कह रहा हूं और ना ही किसी आदर्शवादी दृष्टिकोण से। मेरी एक लेख इस जून में शिलवाच में प्रकाशित होने जा रही है, जिसमें इजराइल की इस रुचि पर चर्चा है कि वह अमेरिकी वर्चस्व को संभावित चीनी वर्चस्व के मुकाबले बनाए रखना चाहता है। इजराइल की स्थापना ऐसे समय में हुई जब दुनिया पर मुख्य रूप से अमेरिका का दबदबा था, और इसी अमेरिकी वर्चस्व में इजराइल ने काफी तरक्की की। चीन के मुकाबले अमेरिका की तकनीकी बढ़त बनाए रखना इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता है। तो इसमें हमारा राष्ट्रीय हित है,
हमारा राष्ट्रीय हित है, संयुक्त वित्त पोषण में भी हमारी रुचि है और हमारा इसमें भी हित है कि हम एक निर्भरता बनाएं और पूरे अमेरिका इजराइल संबंधों के लिए एक नया आधार तैयार करें, क्योंकि हमें इसे सिर्फ तकनीकी सहयोग के रूप में नहीं देखना चाहिए। इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका कई खतरों के खिलाफ सहयोग कर रहे हैं और साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें खुफिया जानकारी, संयुक्त अभियान, ईरान में दीवार शामिल है। लेकिन वर्तमान में उस संबंध की नींव जनसांख्यिकीय बदलावों और राजनीतिक बदलावों के कारण बदल रही है। और निश्चित रूप से इजराइल की छवि एक अमीर देश होने के बावजूद अभी भी अमेरिकी डॉलर प्राप्त कर रहा है ताकि वो अमेरिकी हथियार खरीद सके। अमेरिकी डॉलर लेने से लेकर संयुक्त तकनीकी सहयोग की ओर जाने से आप जो करने जा रहे हैं वह पूरे अमेरिका इजराइल गठबंधन की नींव को बदलना है, क्योंकि अब से ऐसा नहीं होगा कि इजराइल अमेरिकी करदाताओं के डॉलर ले रहा है। क्या इजराइल अमेरिकी जवानों की रक्षा करने में मदद कर रहा है, चाहे वो कहीं भी हो, पूर्वी एशिया में या ईरान के आसमान में? इजराइल अब किसी ऐसे देश के रूप में नहीं देखा जाएगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका पर बोझ है, बल्कि वो ऐसा देश बनेगा जो सीधे तौर पर अमेरिका की तकनीकी श्रेष्ठता और भू राजनीतिक श्रेष्ठता का समर्थन करता है। ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। मुझे भी इसे समझने में समय लग रहा है और मुझे यकीन है कि यहाँ मौजूद दर्शकों को भी आपकी बातों को समझने में समय लगेगा। ये इतना बड़ा बदलाव है कि अब इजराइल की रणनीतिक रुचि ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के मुकाबले अपनी गुणात्मक सैन्य बढ़त बनाए रखे। हम इतने आदी हो गए हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका QME यानी गुणात्मक सैन्य बढ़त, क्वालिटेटिव मिलिट्री एडवांटेज, ये सुनिश्चित करता है कि वो इजराइल के पास हो। अब इजराइल को यह सुनिश्चित करना है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पास हो, क्योंकि इजराइल देख रहा है कि चीन उत्तर कोरिया, रूस और ईरान के साथ साझेदारी करते हुए उभर रहा है। ईश्वर करे उसे जल्द ही चैन न मिले। तो सबसे पहले हमें सीधी बात पर ले आइए, ये कब कांग्रेस के सामने पेश होने वाला है और इसके पास होने की संभावना कितनी है? मुझे लगता है कि कल एक सुनवाई है इस कानून पर, पहली सुनवाई। मुझे कांग्रेस में विधेयक की समय सारणी के बारे में निश्चित रूप से पता नहीं है। संभावना है कि हम और अधिक नकारात्मक ध्यान देखेंगे, खासकर उस हिस्से के लिए। और किसी भी श्रोता के लिए जो अपने सांसदों को उस नकारात्मक प्रभाव के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अभी हमें सेक्शन 224 को जितने अधिक इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका समर्थकों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये सेक्शन सिर्फ इजराइल के लिए नहीं है, ये अमेरिका के लिए एक सेक्शन है जहां संयुक्त राज्य अमेरिका अपने सबसे सक्षम सहयोगी का इस्तेमाल खुद को मजबूत करने के लिए करेगा। और हमें यह सुनिश्चित करना है कि जैसे जैसे हम कानून की ओर बढ़ते हैं, अमेरिका समर्थक और इजराइल समर्थक गुट ये सुनिश्चित करें कि सेक्शन 224 को हटाया न जाए। जैसा कि आप जानते हैं, राजधानी में कानून बनाने की प्रक्रिया के तहत, आप जानते हैं, ये वास्तव में अभी सुन रहे सभी श्रोताओं के लिए एक कार्रवाई की पुकार है जो अभी सुन रहे हैं। फोन उठाएं, अपने सांसद को ईमेल भेजें और ये सुनिश्चित करें कि वे सेक्शन 224 के महत्व को समझें। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अपनी गुणात्मक सैन्य बढ़त बनाए रखना जरूरी है। ये अमेरिका इजराइल संबंधों में बड़ा बदलाव है और मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही कहा। यह 100% निर्भरता से 100% साझेदारी की ओर जाता है। अमेरिका में इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? क्या कोई खास सेनेटर, कांग्रेस सदस्य या इसकी शुरुआत पेंटागन से हुई है? ये कैसे शुरू हुआ? मुझे लगता है कि सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष ही इसके प्रमुख हैं। हाँ, ओके। मुझे ठीक से नहीं पता कि सने इसे आगे बढ़ाया, लेकिन हमें पहले से ही पता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और व्हाइट हाउस ने अगले के बारे में बात करना शुरू कर दिया है। अगले 10 वर्षों के लिए इजराइल को सैन्य समर्थन।
तो शायद प्रशासन का इसमें कुछ हाथ है, मैं ऐसा मान रहा हूं। ये कोई हैरानी की बात नहीं है। फिर से दोनों सरकारें पहले से ही इस बात पर चर्चा कर रही थीं कि हम अमेरिकी साझेदारी की प्रकृति को कैसे बदलने वाले हैं। एक ऐसी साझेदारी से जिसमें इजराइल को सहायता मिल रही थी, अब एक ऐसी साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें वे सच्चे साझेदार हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जो शानदार तरीके से इसका नेतृत्व कर रहे हैं, 10 सालों से इस मुद्दे से निपट रहे हैं, जब कोई बात नहीं कर रहा था। मुझे लगता है उन्होंने दीवार पर लिखी बात पहले ही देख ली थी। इससे पहले कि आप जानें, बाइडेन प्रशासन ने गाजा अभियान के दौरान इजराइल पर सभी प्रतिबंध लगा दिए थे। मुझे लगता है कि उनके पास ओबामा एक तरह की चेतावनी के रूप में थे, थोड़ी सी चेतावनी के तौर पर। लेकिन क्या अब ये अंदर आ गया है? क्या आपको लगता है कि यह समझौता ज्ञापन की जगह है जो सैन्य सहायता प्रदान करता है, या यह उसके साथ साथ चलेगा और जैसे जैसे हम 2-4 में वृद्धि देखेंगे वैसे वैसे सैन्य सहायता में गिरावट आएगी? मुझे लगता है कि कम से कम इजरायली पक्ष से वे चाहते हैं कि मोड फंडिंग में धीरे धीरे कमी आए, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने पहले ही बहुवर्षीय आपूर्ति के लिए अनुबंध कर लिए हैं, ये मानते हुए कि हमें एक और मोड मिलेगा। लेकिन हाँ, बिल्कुल, मुझे लगता है कि दोनों पक्ष, और मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को समझना चाहिए कि अगला मोड अपने वर्तमान रूप में आखिरी मोड होना चाहिए। अब इजराइल के लिए अमेरिकी हथियार खरीदने के लिए और अमेरिकी फंडिंग नहीं होगी, इजराइल खुद ही इन्हें खरीद सकता है और इसे फंडिंग से हटाकर संयुक्त अनुसंधान और विकास के साझा वित्त पोषण की ओर ले जाना। अब क्यों? मेरा मतलब है, क्या हम इस समझौते की जड़ें 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर और उसके बाद हुई सभी घटनाओं में ढूंढ सकते हैं, या फिर किस हद तक इसने इस समझौते की नींव रखी, या बिल्कुल भी नहीं? मुझे लगता है कि हम कई कारकों के मेल का सामना कर रहे हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा, हम एक बदलाव देख रहे हैं, खासकर इजराइल के युवा अमेरिकी पीढ़ियों के बीच, और इजराइल को एक सहयोगी के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे किसी के रूप में देखना जो अपने हितों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का उपयोग या फायदा उठा रहा है। और इसने अमेरिका इजराइल साझेदारी के भविष्य और उसकी वर्तमान स्थिति पर सवालिया निशान लगा दिया है। और आपके पास ट्रंप प्रशासन है जो अमेरिका फर्स्ट की नीति चला रहा है। यह सिद्धांत है कि अमेरिका को अन्य देशों को डॉलर देने के बजाय अपनी ताकत का समर्थन करना चाहिए। और अब आखिरी कारण 7 अक्टूबर नहीं है, लेकिन ये वे सीमाएं हैं जो बाइडेन प्रशासन ने लगाई हैं, और वो दबाव है जो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी बाइडेन प्रशासन ने सैन्य सहायता के साथ इस्तेमाल किया है। हमने देखा है कि बाइडेन प्रशासन ने इजराइल को हथियारों की बिक्री रोक दी है या धीमी कर दी है। हमारे पास जैक सुलिवन है जो पूर्व एनएससी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने बंद कमरों में या बंद दरवाजों के पीछे कांग्रेस सदस्यों से यह बात कही थी। अगर आप इजराइल को सैन्य मदद के खिलाफ वोट देना चाहते हैं तो करें। तो हम ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां दोनों पक्ष अटलांटिक के दोनों ओर, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका, समझते हैं कि इजराइल को सैन्य सहायता का वर्तमान रूप इजराइल को कमजोर कर रहा है, अमेरिका इजराइल गठबंधन को कमजोर कर रहा है और अमेरिकी हितों और जरूरतों को आगे नहीं बढ़ा रहा है। और सिर्फ इसे पैसे लेने से लेकर संयुक्त उद्यम और सहयोग में बदलने से आप पूरी तरह से स्थिति को पलट सकते हैं। इजराइल अब अमेरिका पर पैसे देने के लिए ज्यादा निर्भर नहीं रहेगा और अगर जरूरत पड़ी तो हथियारों के दूसरे आपूर्तिकर्ताओं को खोजने के लिए ज्यादा स्वतंत्र रहेगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका में यह समझ है कि जब इजराइल नए F-35 खरीद रहा है तो वो इजरायली डॉलर से खरीद रहा है, जो अमेरिकी समुदायों को फंड कर रहा है और आर्थिक रूप से संयुक्त राज्य की मदद कर रहा है। तकनीकी अनुसंधान में संयुक्त उद्यम से मिलने वाले सभी फायदों की तो बात ही छोड़िए। मैं उन सिरफिरे इजराइल विरोधी आलोचकों की नहीं, बल्कि जिन आलोचकों का जिक्र किया है उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन कुछ आलोचनाएं जो ज्यादा सामान्य लगती हैं
कहती हैं कि यह अमेरिका और इजराइल की सुरक्षा प्रणालियों के बीच बहुत गहरा एकीकरण है। मुझे नहीं पता ये गोपनीयता के कारण है या नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये चिंता की बात नहीं है कि इजराइल पर दबाव बनाने के लिए वित्तीय सहायता का इस्तेमाल करने के बजाय, जबकि अमेरिका का कोई तात्कालिक दुश्मन नहीं है, लेकिन इजराइल ऐसे दुश्मन का सामना कर रहा है? अगर हमारे पास मुख्य सामग्री और हथियार प्रणालियों का संयुक्त निर्माण है, तो भविष्य में कोई राष्ट्रपति कह सकता है कि मैं सहायता को दबाव के साधन की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन अपनी फैक्ट्री को कह सकता है, ठीक है, आप जानते हैं। ये महत्वपूर्ण घटक जिसके लिए हमारे पास समझौता है कि हम यहाँ उत्पादन कर रहे हैं, अब इजराइल को और बिक्री नहीं होगी और इस तरह इजराइल का गला घोंट दिया जाएगा। खैर, ये हमेशा एक संभावना होती है कि आप निर्भरता को हथियार बना दें, लेकिन सबसे पहले ये दोनों तरफ लागू होता है, क्योंकि अगर आप संयुक्त निर्माण कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ हिस्से संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाए जाते हैं, कुछ हिस्से इजराइल में बनाए जाते हैं और दोनों देश उस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और संयुक्त निर्भरता सिर्फ निर्माण के लिए नहीं है, बल्कि अनुसंधान के लिए भी है। तो अगर आप जरूरी पुर्जों की आपूर्ति में दांव पेच चलाना शुरू करते हैं, तो इजराइल भी मिसाइल रक्षा या लेजर हथियारों की संयुक्त परियोजनाओं में दांव पेच चलाना शुरू कर सकता है। तो इससे इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंध और जटिल हो जाएंगे और आपसी निर्भरता का कोई भी सैन्यीकरण बहुत ही उलझा हुआ मामला बन जाएगा। और इससे कोई भी शत्रुतापूर्ण राष्ट्रपति 2 बार सोचने पर मजबूर हो सकता है, क्योंकि अगर वो इजराइल को सैन्य सामग्री भेजना रोकने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यापार समुदाय कहेगा, मिस्टर प्रेसिडेंट, हमारे पास एक अनुबंध है और हम पूरी दुनिया में ऐसे नहीं दिख सकते कि हम भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता नहीं हैं, क्योंकि बात सिर्फ इजराइल की नहीं है। संभव है एक दिन जर्मनी भी कहे, हमें अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस राष्ट्रपति से पूछेगी, क्यों? आप हमें नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? इजरायली सहयोग, जिससे हमने रक्षा विभाग के परिवार के हिस्से के रूप में अनिवार्य किया था। और पेंटागन कहेगा, मिस्टर प्रेसिडेंट, इजरायली उन सभी तकनीकी कार्यक्रमों पर सहयोग करना बंद कर रहे हैं जिनकी हमें जरूरत है। ये हमारे और चीन के तकनीकी अंतर को प्रभावित करेगा। और हमें ये समझने की जरूरत है कि चीन के साथ प्रतिस्पर्धा इस समय ऐसे स्तर पर नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका सीधे चीन के साथ युद्ध के खतरे में हो, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका तकनीकी बढ़त के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है और यह अंतर दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तो एक अमेरिकी राष्ट्रपति जो सिर्फ इजराइल के लिए चीन पर अपनी तकनीकी श्रेष्ठता को जोखिम में डालने को तैयार है, उसे उससे और खुद से पूछना चाहिए, उसे किसकी ज्यादा परवाह है, अमेरिका की या सिर्फ खास इजराइल की? दिलचस्प है, यह एक शानदार विश्लेषण है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये बड़ा बदलाव है और उम्मीद है कि हम अगले महीनों में इसे साथ कवर करेंगे जैसे जैसे ये बढ़ेगा। मुझे लगता है कि ये चिंता सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं, बल्कि उसके कुछ प्रतिद्वंदियों के लिए भी है, चाहे वो विरोधी हों या मध्य पूर्व के अन्य देश जो इस बात से खुश नहीं हैं कि इजराइल के पास उनके मुकाबले और भी अधिक गुणात्मक सैन्य बढ़त हो। क्या हमें खाड़ी देशों से इस बारे में कुछ सुनने को मिला है? क्या मध्य पूर्व से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है? मुझे लगता है कि खाड़ी देशों में हमें यूएई और अन्य देशों के बीच फर्क करना होगा। यूएई इजराइल के साथ अपने सहयोग को आगे बढ़ाने और गहरा करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें रक्षा तकनीक का संयुक्त विकास भी शामिल है। तो यूएई समझता है कि इजराइल के पास एक गुणात्मक सैन्य बढ़त है और वो उसका हिस्सा बनना चाहता है। अन्य खाड़ी देश, आप जानते हैं, वे शायद इस बात से खुश नहीं होंगे कि इजराइल अपनी तकनीकी श्रेष्ठता उनके ऊपर और बढ़ाने जा रहा है, लेकिन उनके पास वास्तव में कोई दबाव या संयुक्त राज्य अमेरिका को देने के लिए कुछ और नहीं है या इजराइल से प्रतिस्पर्धा करने के लिए कुछ नहीं है। और हमें यह बात स्पष्ट करनी होगी, दुर्भाग्यवश खाड़ी देशों के लिए
उनकी मानव पूंजी, उनका अनुसंधान और विकास इजराइल जितना उन्नत नहीं है। सऊदी अरब ट्रंप प्रशासन को अरबों डॉलर दे सकता है, लेकिन वह उन्हें इजराइल जैसी नवोन्मेषी अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी नहीं दे सकता। और यही इजराइल की सबसे बुनियादी बढ़त है, ये मानवीय पहलू है। और मुझे लगता है कि इजराइल में हर नई सरकार को जब भी हमारे यहाँ चुनाव होंगे, ये समझना चाहिए इजराइल की पहली बुनियादी बढ़त और जिस पर उसकी पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा टिकी है, वो है उसका मानव पूंजी। ये उसकी मानवीय बढ़त है और बाकी सब कुछ उसी से आता है। सुरक्षा महत्वपूर्ण है, रक्षा विभाग, रक्षा मंत्री महत्वपूर्ण है, लेकिन शिक्षा मंत्री उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दुर्भाग्यवश आज हमारे लिए इजराइल में शिक्षा मंत्री हमें मानव संसाधन के साथ इजराइल के भविष्य को लेकर आशावादी नहीं बनाते। निज़ान, मुझे लगता है कि मेरे लिए और दर्शकों के लिए हम अगले कुछ हफ्तों में इस मुद्दे को सामने आते हुए देखेंगे। ये लगभग वैसा ही है जैसे आप एक फाइटर को रिंग में जाते हुए देखते हैं। यही उन कारणों में से एक है जिसकी वजह से मैं ये पॉडकास्ट करना चाहता था। मैंने वास्तव में इस बात पर विचार किया था कि क्या सैकड़ों हजारों लोगों के सामने इस मुद्दे को उठाना समझदारी होगी, लेकिन एक्स पर जाने के बाद और जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उन्हें देखने के बाद और जब लेफ्ट भी संपर्क करना शुरू कर रहा है, तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों का ध्यान इस ओर लाना सबसे अच्छा है, क्योंकि हमें दोनों अमेरिका और इजराइल की तरफ ऐसे लोग चाहिए जो सच्चाई जानते हों, जो आने वाली फर्जी खबरों से परे देख सकें कि ये सिर्फ इजराइल का अमेरिका से पैसे निकालने का एक और तरीका है, वगैरह वगैरह, जबकि असलियत इससे बिल्कुल उलट है। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी था। पहले से जानकारी देने के लिए धन्यवाद। मैं ट्रूचुरिस्ट दर्शकों की तरफ से बोल रहा हूं कि हम आपको फिर से देखना चाहेंगे निज़ान, और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे दर्शकों, अगर आप हिब्रू समझते हैं तो हामिशचक हागाडोल द बिग गेम देखें। निज़ान, आपकी अंग्रेजी देखकर लगता है कि जब आप इसे अंग्रेजी में शुरू करेंगे तो आपके लाखों श्रोता होंगे। धन्यवाद डॉन, एक दिन जरूर। धन्यवाद दोस्त, स्वस्थ रहें। मेरे दर्शकों के लिए ये एक और सच्चा एपिसोड था, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ऐसा एपिसोड था जैसा कोई और नहीं था, जो आपको एक सच्ची जानकारी देता है उस चीज के बारे में जो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, जो अमेरिका इजराइल संबंधों को बदलने वाली है, जिसे या तो नजरअंदाज किया जा रहा है या तो जानबूझकर या फिर दबाया जा रहा है। और ये हम सभी के लिए फर्क लाने का एक मौका है। तो अपने सांसद को लिखिए, आइए मिलकर काम करें ताकि ये बेहद महत्वपूर्ण समझौता 224 अमल में लाया जा सके, जो अमेरिका और इजराइल दोनों के हित में है। धन्यवाद।